अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो पेपर करीब है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस, पेपर 1 की। इसके 5 से 10 पेपर मैं ऑल्टरनेट डेज पे सॉल्व करके शेयर करूंगा। तो आप सब लोग देखें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, और ताकि मैं उसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, ये पेपर है 2017 का, मई जून 2017, पेपर 1 टू 17 के दोनों वर्जन, दोनों वेरिएंट 18, 19 और 20 के दोनों वेरिएंट, इस तरह से हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का क्वेश्चन हर साल चार पाँच मार्क्स का आता है, बीच बीच में एक दो जगहों पे आता है। तो इवैल्यूएट के क्वेश्चन में आपने 100% मार्क्स को लेने हैं। Okay, so the first step is the two fractions are there. You need to make the denominator same, or second way is write denominators together and then cross multiplying them. 4 into 3 minus 1 into 5. So it will be 4 3s are 12 minus 5 upon 15. So answer will be 7 over 15. ओके, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। ये 100% सब लोगों ने करेक्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, देन हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट व्हेन टू डेसिमल नंबर्स आर देयर। तो इसका आसान तरीका है, सब लोग रफ वर्क करते हैं, तो जो रफ वर्क करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। 0.2 है, पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, देयर इज 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, सो पुट 1 0। देन पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, देयर आर 3 डिजिट, 3 डेसिमल डिजिट, so put 3 0, so it become 2 over 10 and 6 over 1000. So answer become multiplication में numerator will multiply by the numerator and denominator will multiply by the denominator. 2 6 are 12 and 10 into 1000, 3 0 ये 1 0 ये, total हो गए 4 zeros, so it become 12 upon 10,000. डेसिमल में क्वेश्चन था, यू नीड टू गिव योर आंसर इन डेसिमल। तो 10 जीरो से 4 जीरो से पॉइंट 4 डिजिट पीछे चला जाएगा डिवीजन में, 0.0012। ओके, सो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। देन सिमेट्री, सिमेट्री का क्वेश्चन भी आसान सा आता है। आपको इसकी कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी, कुछ इसके लेक्चर्स देखने होंगे, आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा जी, तो सिमेट्री, व्हाट इज मीन बाय सिमेट्री? यू नीड टू शेड वन मोर ट्राइंगल। लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स ऐसी लाइन जो शेप को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। सो यू नीड टू मेक अ लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने एक और ट्राइंगल को शेड करना है इसके अंदर, कि इस शेप की सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने। अगर सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री बननी है तो हमारा जो ये वाला ट्राइंगल है ये इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ओके, जब ये इक्वली डिवाइड होगा, जो एक ट्राइंगल है ये वाला, ये जो शेड हुआ हुआ ऑलरेडी, दिस वन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, सॉरी ग्रीन से, तो ये हाफ डिवाइड होना चाहिए। जब इसको हम हाफ डिवाइड करेंगे, बेसिकली इट्स हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन के 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है रेगुलर हेक्सागोन के। ओके, तो ये देखें, ये सिमेट्री है इसकी। अगर मैं सिर्फ ये ट्राइंगल शेड कर दूं, दिस वन, और मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं, नाउ लुक एट द क्वेश्चन, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। दिस इज द ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये शेडेड रीजन इस पे ओवरलैप करेगा, ये हाफ इस पे ओवरलैप करेगा, और बाकी इसके अलावा और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। सो दिस इज, यू नीड टू शेड दिस ट्राइंगल। ओके, देन रोटेशनल सिमेट्री, व्हाट इज मीन बाय रोटेशनल सिमेट्री? सबसे पहले तो रोटेशनल सिमेट्री का पता होना चाहिए। रोटेशनल सिमेट्री आपकी मीन्स, फॉर एग्जांपल, किसी भी शेप को व्हेन यू राउंड इट 360 डिग्री, जब उसको 360 डिग्री आपने राउंड घुमाना है, कितनी बार वही शेप रिपीट होगी, दैट इज कॉल्ड योर रोटेशनल सिमेट्री, योर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो अब आपने इस शेप को, इस हेक्सागोन को 360 डिग्री राउंड घुमाना है, तो कितनी बार सेम शेप रिपीट होगी, वो आपका रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगा। अब आपने क्या करना है क्वेश्चन में, ये तो रोटेशनल सिमेट्री के बारे में हो गया। यू नीड टू शेड टू मोर ट्राइंगल्स, टू मोर स्मॉल ट्राइंगल्स in the shape to make pattern with rotational symmetry of order 2. Order 2 rotational symmetry means ये सेम शेप एक 180 डिग्री पे रिपीट होनी चाहिए, और 360 डिग्री पे तो रिपीट होती है। जब पूरा राउंड सर्किल हो जाता है तो 360 डिग्री पे सेम शेप रिपीट होती है। तो आपके पास एक 180 डिग्री पे रिपीट होना चाहिए और दूसरा 360 डिग्री पे। अच्छा जी, तो आपको आपने इसी तरह की बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये शेप है, इसी के नीचे ये वाला ट्राइंगल, तो जब ये 180 डिग्री रोटेट होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इस साइड पे आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेंगे 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे ये दोनों एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेंगे।
ठीक है। सिमिलरली इसका जो करस्पॉन्डिंग लोकेशन है जो 180 डिग्री के बाद बनेगी इस वाले ट्राइंगल की, वो बनेगी यहाँ पर जो मैं शेड कर रहा हूँ। सो यू नीड टू शेड दीज टू ट्राइंगल्स के जब इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये एक जैसा रिपीट हो जाएगा, ये ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, ये ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, और फिर 360 डिग्री पे दोबारा सेम शेप रिपीट होगी। तो इस कंडीशन में इन दो ट्राइंगल्स को शेड करने के बाद दे विल बी टू रोटेशनल सिमेट्री। ओके, ये क्वेश्चन था आपका। एक बात ध्यान में रखें कि जब भी टू रोटेशनल सिमेट्री का है तो 180 डिग्री पे एक बार शेप रिपीट होती है और दोबारा फिर 360 डिग्री पे, 180 डिग्री मींस ऑपोजिट फेस पे शेप रिपीट होती है। ओके, ये तो हो गया रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर, मैं सिग्निफिकेंट फिगर अभी समझा देता हूं, लेकिन इसकी वीडियो भी मौजूद है। आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी इशूज हो इसकी वीडियो देखें और फिर इस क्वेश्चन को करो। ये हर साल आने वाला 2 मार्क का क्वेश्चन है, हर साल 2 मार्क का क्वेश्चन ये 100% आता है। नाउ द क्वेश्चन इज बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। यू नीड टू राइट ईच नंबर करेक्ट टू वन significant figure. One significant figure means you need to stop the number at first non-zero digit. आपने पहले non-zero digit पे नंबर को रोकना है। पहला non-zero digit जो होता है वो कहलाता है first significant figure। तो यहाँ पे first non-zero digit है 5, ठीक है। अब 5 के बाद आपके पास नंबर है 8, तो ये राउंड होके हो जाएगा 6। फिर नंबर को पूरा करने के लिए जहां तक डेसिमल है वहां तक नंबर पूरा करना होगा। आपने ऐसा नहीं है कि 58 को 6 लिख देंगे कि सर ने कहा था कि पहला नॉन जीरो, नहीं, जब तक डेसिमल है नंबर को पूरा करना पड़ता है। डेसिमल के बाद अगर आप जीरो लगा दोगे तो इट विल बी रॉन्ग, वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो जाएगा। लेकिन नंबर के बाद जीरो समहाउ में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर, कहीं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। इसकी डिटेल जानने के लिए वीडियो देखें और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन वीडियो में की है मैंने। अच्छा जी, देन मल्टीप्लाई द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 4.08 इज 4, देन 0 है तो वो सेम रहेगा। देन द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 19.7 इज 1, 1 के बाद 9 है तो ये राउंड होके हो जाएगा 2, तो नंबर पूरा करने के लिए 20 क्यूब है, पुट क्यूब ऑन इट। ओके, ये आपका फर्स्ट 1 मार्क इसका सिग्निफिकेंट फिगर का हो गया। पहला मार्क जो होगा वो किस चीज का होगा, टू कन्वर्ट द नंबर इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर, और इधर समहाउ दे विल आस्क यू टू कन्वर्ट द नंबर इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर। सो द फर्स्ट मार्क इज ऑफ टू कन्वर्ट द नंबर इनटू सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, देन द सेकंड मार्क इज टू एस्टिमेट द आंसर। अब इसका आंसर एस्टिमेट करते हैं। लेट्स चेक, साइन ऑफ एस्टिमेशन आपके पास ये होगी। अच्छा जी, 60 इंटू 4 अपॉन में 20 क्यूब मीन्स 20 मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम। So 0 से 0 cancel, 2 ones are, 2 twos are, 2 ones are, 2 tens are, then 2 threes are, 2 fives are, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 20 into 500, so estimated answer will be 0.03. When you divide 3 by 100, पॉइंट 2 डिजिट पीछे चले जाएगा, the answer will be 0.03। तो ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पाई चार्ट, विल बी ऑफ पाई चार्ट। अब पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, a group of students were asked if they wanted a later start to the school day. The pie chart summarizes the result. 200 students said no, so no represented 200 students. It means 80 degree of pie chart representing 200 students. Okay, then they're asking to find, either they will ask you to find कि total student कितने थे। if they will ask you to find the total number of student, तो pie chart का total angle होता है 360 डिग्री। तो आपने यहाँ 360 डिग्री लिख देना है और फाइंड आउट कर लेना टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। बट राइट नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सेड यस। तो टोटल अगर बोलता तो आप ऐसे करते, लेकिन अभी उसने सिर्फ वो बोला है कि जिन्होंने यस कहा है वो कितने स्टूडेंट हैं, तो उनकी तादाद है 360 में से 80 माइनस किए, इट विल बी 280। तो दे आर आस्किंग टू फाइंड के पाई चार्ट में 280 डिग्री कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जो गिवन होगा पहले उसका रेशियो बनेगा और फिर जो फाइंड आउट करना है उसका रेशियो बनेगा विद एक्स। So you will get the answer by cross multiplying them. 80 into x is equals to 200 into 280. You need to find the value of x. So x
इधर ही रहेगा. 80 is multiplying over here. It will be divide after changing its position. So 0 से 0 cancel. 4 2s are 4 5s are 0 का 0. 2 1s are और 2 14s are 15 to 14. 14 5s are 70 और एक 0 बढ़ा दूंगा. So it will be 700. There were 700 students who said yes. Okay. So ये 2 marks हो गए. Then आपके पास बैरिंग का क्वेश्चन आ गया. बैरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसकी भी वीडियो अपलोडेड है बैरिंग की. तो अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी हो तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं. मेजर द बैरिंग बी फ्रॉम ए. आपने यहाँ पे मेजर करना है बैरिंग को डी की मदद से. तो डी आप किस तरह से रखेंगे? आप डी रखेंगे, मैं बस अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डी अवेलेबल नहीं है. आपने डी रखना है इस तरह से. ये आपका डी है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, ये आपका सेंटर है. ये आपका 0 पॉइंट हो रहा है. ठीक है, अगर ऊपर की तरफ 0 है तो यहां तक कितना एंगल आ रहा है? यू नीड टू राइट दिस मेजरमेंट. बेरिंग, व्हाट इज बेरिंग? बेरिंग क्या है? इट्स एन एंगल विच मेजर फ्रॉम द नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये आपके पास बेरिंग मेजर करने का तरीका है. इसके डिटेल वीडियो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे रखिए. अच्छा जी, ये तो आपने मेजर करना है डी से. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. देन सेकंड पार्ट, ये मैं रेस कर रहा हूँ सेकंड पार्ट के लिए. इसका जो आएगा मेजर करने के बाद इसका आंसर आएगा 137. तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग मेजर कर लीजिएगा. 137 आना चाहिए. अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है द बेरिंग ऑफ विलेज सी, द बेरिंग ऑफ विलेज सी फ्रॉम ए इज 265. फ्रॉम ए मतलब ए के नॉर्थ से सी तक का बेरिंग. ए के नॉर्थ से सी तक का ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो मैं अभी डॉटेड लाइन बना रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू 180. दैट इज इक्वल्स टू 180. और फिर ये जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एंगल आता है 270 बेरिंग के मुताबिक. ये 90, यहाँ तक 90, ये 180 और फिर ये 270. अब अगर बेरिंग ऑफ द विलेज सी फ्रॉम ए से सी तक जाएंगे 265, तो वो यहाँ पे कहीं होगा. सी विल बी ओवर हेयर, क्योंकि यहाँ 270 है. 270 से थोड़ा सा कम, 5 कम, ये 265 है. तो सी इज ओवर हेयर. ठीक है, वर्क आउट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. ओके, तो ये तो मैंने सी की लोकेशन बना दी कि सी यहाँ कहीं है. ओके, ए फ्रॉम सी मतलब आपने सी पे नॉर्थ बनाना है. इसका मतलब है सी के नॉर्थ से ए तक का एंगल. फ्रॉम के बाद जो वेरिएबल होता है, उस पर नॉर्थ बनाना होता है. उसके नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मालूम करना होता है वहां तक का एंगल. तो ए फ्रॉम सी मीन सी के नॉर्थ से ए तक का. ए ये लिखा हुआ है यहाँ पर. सी, ए फ्रॉम सी मतलब सी के नॉर्थ से यहाँ तक का एंगल. अब इसमें जहन में रखें कि जब भी नॉर्थ वाली लाइन से यू शेप बनेगी तो इसके जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम जो है, ये ए और बी जो है, इसका सम हमेशा होगा 180 डिग्री. ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है. ये यहाँ तक 270 था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, किसी काम का नहीं है अभी हमारे पास. अच्छा जी, ये एंगल था 90, ये क्वाड्रेंट है एक 90 और ये 5, तो टोटल हो गया 95. अगर ये 95 है तो ये कितना होगा? इट विल बी 85. जो आपका बेरिंग है वो होगा 085, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. बेरिंग को 3 डिजिट में लिखते हैं. अगर 2 डिजिट में आपका नंबर आ जाए तो पीछे आपने 0 लगाना है. ठीक है, ये भी डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन समझाया है. अगर बेरिंग को अच्छे से समझना है तो इसकी वीडियो देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, thermometer measure temperature correct to the nearest degree. The outside temperature is measured -8 degree centigrade. Write down the upper bound. अच्छा, नियरेस्ट डिग्री इसमें जो की पॉइंट है वो नियरेस्ट है. अगर नियरेस्ट डिग्री इट मींस नियरेस्ट 1 डिग्री. अगर नियरेस्ट 10 डिग्री होता
तो हम नियरेस्ट 10 मीन्स उसका नंबर जो होता है वो 80s में होता है, 90s में होता है, 50 होता है, 60 होता है, तो इट विल बी नियरेस्ट 10। ठीक है, हंड्रेड्स में होता है 700, 800, तो ये नियरेस्ट कुछ भी हो सकता है। इट मे बी नियरेस्ट 5, इट मे बी नियरेस्ट 10, इट मे बी नियरेस्ट 100, इट मे बी नियरेस्ट 50, तो कोई भी नियरेस्ट हो सकता है। आपने करना क्या है, जो भी नियरेस्ट होगा, राइट नाउ इट्स नियरेस्ट 1, तो जो भी नियरेस्ट होगा उसका हाफ करना है। 1 का हाफ कितना होगा, मेक द हाफ ऑफ 1 मींस डिवाइड बाय 2, यू विल गेट 0.5। ओके, 1 का हाफ क्या होगा, 0.5। अब -8 में आप, ये -8 है, इसमें आप अगर 0.5 प्लस करते हैं यू विल गेट दी अपर बाउंड, और -8 में अगर आप -0.5 करते हैं तो यू विल गेट दी लोअर बाउंड। So these are the ways to find out the upper bound and the lower bound. Whatever to the nearest is means अगर nearest 10 है तो 10 का आधा करो 5, जिस नंबर का आपने अपर बाउंड या लोअर बाउंड मालूम करना है उसमें 5 प्लस कर दो तो अपर बाउंड, 5 माइनस कर दो तो लोअर बाउंड। अगर नियरेस्ट 100 है तो 100 का हाफ करो 50, कोई भी नंबर है जब उसका अपर बाउंड मालूम करना होगा उसको +50 कर देंगे तो अपर बाउंड, -50 कर देंगे तो लोअर बाउंड। अभी हमारे पास नियरेस्ट 1 था, 1 का हाफ किया हमने 0.5, इसका अपर बाउंड मालूम करना है क्वेश्चन में, तो -8 में 0.5 प्लस किया, आई विल गेट दी अपर बाउंड विच इज -0.75, नहीं -7.5 ओनली, -7.5। देन B part. The inside temperature is measured 10 degrees centigrade. Calculate the lower bound of the difference between the outside temperature and the inside temperature. इन दोनों के डिफरेंस का लोअर बाउंड मालूम करना है, मतलब इन दोनों के डिफरेंस का लीस्ट आंसर आपने निकालना है। ठीक है, दोनों के डिफरेंस का लीस्ट आंसर निकालना है आपने। अब लीस्ट आंसर कैसे निकलेगा, लीस्ट आंसर निकलेगा जब मैं इसका भी लोअर बाउंड लूँ, इसका लोअर बाउंड लूँ माइनस, इसमें अगर मैं 7.5 माइनस करूंगा तो छोटा आंसर आएगा, अगर मैं माइनस, क्योंकि माइनस में वैल्यू है, अगर मैं -8.5 रखूंगा तो बड़ा आंसर आएगा। लेट्स चेक, दोनों कंडीशन करके देख लेता हूँ मैं। -7.5 तो आंसर आया 9.5 प्लस 7.5 इट विल बी 17। अब दूसरी कंडीशन में आपको चेक करके बताता हूँ, तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि हमें यहाँ क्या रखना चाहिए। अगर मैं -8.5 रखता, मतलब इसका लोअर बाउंड रखता, तो ये हो जाएगा 9.5 प्लस 8.5 इट विल बी 18। सो लोअर बाउंड कौन सा आंसर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यू नीड टू टेक -7.5। ओके, तो आपने डिफरेंस छोटे से छोटा निकालना, यू नीड टू फाइंड द लीस्ट आंसर। द लीस्ट आंसर, द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड टेम्परेचर एंड द आउटसाइड टेम्परेचर इज 17। नाउ सेट नोटेशन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ये भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, या तो आपके पास आपको शेड करना होता है या क्वेश्चन में शेड होता है, आपको उसका सेट नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। अब सेट नोटेशन की आसान सी एग्जांपल समझ लें। अगर तो पूरा सर्किल खाली है किसी भी सेट नोटेशन में, किसी भी शेडेड में पूरा सर्किल खाली है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सर्किल पूरा खाली है उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाना है, बी कॉम्प्लीमेंट। ये ट्रिक पहले आप आजमा लें। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आपने देखना है कि क्या सर्किल्स के बाहर वाला हिस्सा शेड है, माने जो रेक्टेंगल के अंदर है लेकिन सर्किल से बाहर है, क्या वो हिस्सा शेड है। अगर वो हिस्सा शेड नहीं है तो यू नीड टू पुट इंटरसेक्शन साइन। ओके, उसके बाद आपने जो हिस्सा शेड है सिर्फ वो वेरिएबल लिख देना, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज द सेट नोटेशन फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा जी, फिर से सुन ले, जो सर्किल खाली होगा यू नीड टू पुट कॉम्प्लीमेंट ऑन इट, पहले आपने उसमें कॉम्प्लीमेंट लगाना है। अगर सर्किल्स के बाहर का हिस्सा शेड नहीं है तो यू नीड टू पुट इंटरसेक्शन साइन बिटवीन द टू सेट्स। ठीक है, और फिर सिर्फ जो हिस्सा शेड है वो करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी एक और एग्जाम्पल आ जाए, 3 वाला आ जाए, इस तरह से आ जाए ए बी सी, और सिर्फ ये वाला हिस्सा शेड है, तो इसको आप कैसे करोगे। अब इसमें देखो दो सर्किल खाली हैं, तो दो सर्किल खाली हैं तो आपने क्या करना है, दो यूनियन लगा के दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है। इट मींस बोथ द सर्किल विल नॉट काउंटेड एज आंसर, क्योंकि दोनों सर्किल पूरे खाली हैं, तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट लगा दो। इसका मतलब इन दोनों के अलावा, कॉम्प्लीमेंट मींस इनके अलावा। ओके, अगर ए पे कॉम्प्लीमेंट है इट मींस ए के अलावा एक्सेप्ट ए, अगर बी पे कॉम्प्लीमेंट है इट मींस बी के अलावा एक्सेप्ट बी। अगर दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इट मींस ए और बी दोनों के अलावा। ओके, अब सर्कल्स के बाहर का हिस्सा शेड है नहीं, तो यू नीड टू पुट इंटरसेक्शन साइन, मींस इंटरसेक्शन साइन इज एन या उल्टा यू, और जो हिस्सा शेड है सिर्फ वो लिख दो फिर सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
ओके, तो आपने इसी तरह से सोच के ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. नाउ यूज द सेट नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट द सेट सी एंड डी. अब सी और डी में हमें नजर आ रहा है कि सी सेट डी के अंदर है. इट मींस सी के सारे एलिमेंट डी में मौजूद हैं और डी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है. इसकी एग्जांपल इस तरह से होगी. फॉर एग्जांपल अगर डी एक सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी एक सेट है, उसके एलिमेंट है 2 3 ओनली. तो इसका मतलब है सी जो है वो डी के अंदर और डी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है. तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं प्रॉपर सबसेट. मीन सी छोटा है डी से, इट मीन सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी. दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट. मींस सी के सारे एलिमेंट डी में मौजूद हैं और डी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है. दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट. सी छोटा है डी से, और अगर उस साइड से पढ़े, डी वाले साइड से पढ़े, तो हम पढ़ेंगे डी इज अ सुपर सेट ऑफ सी. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एक और क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 टाइम का क्वेश्चन है, एवरीडे मैथमेटिक्स. अ फिल्म स्टार्ट at 22:35 and finish at 1:20. How long in hours and minute does the film last? अच्छा, तो ये रात को 22:35 पे स्टार्ट हुई और दूसरे दिन 1:20 पे खत्म हुई. अगर मैं दिन को चेंज ना करूं, सो द टाइम विल बी 25 और 20. 24 के बाद 1 घंटा 20 मिनट क्या होगा? 1 घंटा 20 मिनट प्लस कर दो. तो अगर हम थोड़ी टाइम के लिए घड़ी वड़ी को साइड पे कर दें तो इसका रैंडम वैल्यू ये आएगी 25 20. ठीक है ना. अब इसकी लेंथ कितना है, डिफरेंस कितना है, ये मालूम कर रहा है कि कितनी देर तक चली है मूवी. अच्छा, तो अब आपने इसका डिफरेंस निकालना है. 25 20 माइनस 22 35. ये आवर्स का कॉलम है और ये मिनट का कॉलम है. ओके, सो 20 में से 35 माइनस नहीं हो सकता. तो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ से आपने 1 आवर कम करना है, यहाँ से आपने 1 आवर कम करना है. 24 आवर हो गए. 1 आवर में होते हैं 60 मिनट. जब मैं आर को मिनट के कॉलम में दूंगा तो 60 मिनट जब इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 80 मिनट. ओके, पहले 20 था, यहाँ से 1 आवर कम करके मैंने उसको शिफ्ट किया मिनट के कॉलम में, तो इट बिकम 80 मिनट. तो अब हो जाएगा 7 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4 45. 4 minus 2 2, 2 minus 2 0. It means the length of the film is 2 hours 45 minutes. So its answer will be 2 hours and 45 minutes. अच्छा जी, बी पार्ट. ऑन फर्स्ट में लीला स्टार्ट टू गो स्विमिंग एवरी डे. रोजाना स्विमिंग करने जा रही. लीला का दिल चाह रहा है, अब क्या कर सकते हैं. शी स्विम्स 30 लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल एवरी डे. हर रोज पूल का 30 लेंथ मींस 30 उसके चक्कर वो लगाती हैं, स्विमिंग करती हैं. द स्विमिंग पूल इज 20 मीटर लॉन्ग. तो एक दिन में, पर डे में, एक दिन में वो कितने मीटर स्विमिंग करती है? 30 लेंथ लगाती हैं और एक लेंथ है 20 मीटर की. तो इट विल बी 600 मीटर डेली. तो वो जो रेगुलर स्विमिंग करती हैं वो 600 मीटर करती हैं. वर्कआउट द डेट व्हेन लीला swam a total 10 kilometer. 10 kilometer means 10 into 1000 meter. Kilometer having 1000 meter. So it will be 10,000 meter. उसके किस दिन कंप्लीट होंगे अगर उन्होंने 1 मई को स्टार्ट किया है तो. अच्छा जी, तो 600 को अगर मैं सिंपल यस 10,000 को डिवाइड कर दो. 10,000 डिवाइडेड बाय 600 तो कितने डेज लगेंगे? 100 divided by 6, 2 3s are 250s are 50 divided by 3. When you divide 50 by 3, 3 ones are 3, remaining 220. 3 6 are 8, remaining 2. 5 minus 3 2, 0 आ गया as it is. 3 6 are 20, 3 6 are 18. Let me correct it. So remaining 2. So it means 16th डे के बाद तक चलेगा. पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया. 3 6 18 और ये इट्स goes on 16.6. It means on 17th of May जो क्या नाम है खातून का? लीला. हाँ, on 17th of May उनका ये 10 किलोमीटर का टास्क पूरा हो जाएगा. फिर से समझें सवाल को. एक दिन में वो 30 लेंथ करती हैं और एक लेंथ 20 मीटर की इक्वल है. तो एक दिन में वो 600 मीटर स्विमिंग करती हैं. ठीक है, उन्होंने 1 मई को स्टार्ट किया था. उनका 10 किलोमीटर
10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर कब कंप्लीट होगा, किस डेट को कंप्लीट होगा। तो मैंने 10,000 को 600 से डिवाइड कर दिया, आई गॉट 16.6 एज माय आंसर। इट मींस 16 दिन तो कंप्लीट होंगे, 17th डे स्टार्ट हो जाएगा। 16.6 का मतलब ये होगा। तो इट मींस तो इनका जो टास्क है 10 किलोमीटर का, इट विल बी कंप्लीटेड ऑन 17th ऑफ मई। 17th ऑफ मई पे वो कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, it's of inequality. Write down all integers that satisfy the inequality. X greater than or equal to minus 3 upon 2 means minus 1.5, x less than 2. You need to find, ये देखें जो इनकी डिमांड है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिस पे उन्होंने मार्क्स देना है आपको। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, तो मैं नंबर लाइन बना देता हूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाए बिल्कुल। 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3. Greater than or equal to -1.5. -1.5 is over here. Greater than, it means towards right, or equal to means -1.5 will also be counted. इसीलिए मैंने सर्कल को डार्क कर दिया। एंड लेसर देन 2 मतलब 2 से छोटे, नीचे लाइन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब 2 विल नॉट बी काउंटेड। तो 2 से छोटे ये सारे पीछे वाले सारे नंबर होते हैं लेसर देन 2। तो इसके दरमियान में कौन से नंबर आ रहे हैं जो कि इंटीजर हैं, वो ये हैं। These are the integer values which are greater than -1.5 and lesser than 2. Okay, so the integer values are -1, 0 and 1. These are the integer value which satisfy this inequality. अच्छा जी, now complete the following inequality with a fraction. अच्छा जी, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करके डेसिमल मालूम कर लेते हैं, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये है 0.75 और ये है 0.5। ऐसा नंबर चाहिए हमें, x ऐसा चाहिए जो कि 0.75 से छोटा हो, 0.5 से बड़ा हो, तो 0.5 से बड़ा हो 0.6। Let's suppose it's 0.6. 0.6 is a number which is lesser than 0.75 and greater than 0.5. So this is the true statement, 0.6, but they're asking to find a fraction. 0.6 is not a fraction. तो अगर आप 0.6 लिखेंगे, you will not awarded a mark. आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इन फ्रैक्शन इट विल बी 6/10 और 3/5। 6/10 भी लिख देंगे तो भी ठीक है, 3/5 लिख देंगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा सच नहीं लिखा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, बस ये लिखा है कि फ्रैक्शन में आपने आंसर देना है, डेसिमल में नहीं देना है। नाउ इट्स सी पार्ट, राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल वैल्यू ऑफ n दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ऐसी इर्रेशनल आपने आंसर निकालना है। n greater than 2 and lesser than 3. It means irrational number between 2 and 3. Irrational number between 2 and 3. Very गुड क्वेश्चन। बच्चे इसको बहुत लाइट लेते हैं और गलत करते हैं हमेशा। ग्रेटर देन 2 और लेसर देन 3, नॉर्मली बच्चे 2.5, 2.3 इस तरह के नंबर लिखते हैं, जो कि 0 मार्क्स मिलता है। एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है, बिल्कुल एकदम से 0 मार्क्स मिल जाता है। ग्रेटर देन 2, 2 मीन्स स्क्वायर रूट 4। वेन एवर द वर्ड इर्रेशनल नंबर इज देयर, तो आपने रूट के बारे में सोचना है, आपने आंसर रूट के अंदर देना है। 3 मीन्स square root 9. So in between 2 and 3, so it may be radical 5. It will give the answer irrational and must be in between 2 and 3. Radical 6, radical 7, radical 8. Write any one number out of these four radical numbers. ठीक है, तो ये जो आंसर्स देंगे ये it will gives the answer in between 2 and 3, and ऐसे रूट जिसका आंसर डेसिमल में आए, it always gives the irrational answer. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे आया था। 3 और 4 के दरमियान का रैशनल नंबर बताओ, तो 3 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 9, 4 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 16। इनके दरमियान का नंबर रेडिकल 10, ये भी रैशनल नंबर है। रेडिकल 11, ये भी रैशनल नंबर है। रेडिकल 12, ये भी रैशनल नंबर है। रेडिकल 13, ये भी रैशनल नंबर है। रेडिकल 14, रेडिकल 15, इनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो इसकी भी नंबर्स के अंदर वीडियो मौजूद है। अगर आपको डिटेल इसको जानना है तो आप नंबर्स की वीडियो देखें। देन क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, here are the masses in grams of 8 apples. Find the median mass. मीडियन मास। अच्छा जी, अब मीडियन की डेफिनेशन पहले समझ लें। मीडियन इज द मिडिल नंबर but after arranging the data. Either in ascending order
और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बस मेरी वर्डिंग समझें, जो लिख रहा हूँ उसको छोड़ें। Middle number, median is the middle number after arranging the data either in ascending order or in descending order. Okay, so the first step is to arrange the data. हम इसको start with the smallest करते हैं, तो इसमें सब में छोटा नंबर है 161, 161, then 175, 174 है इससे छोटा, 174, 175, then 185, 189, 185, 189, अच्छा जी, then 192, 196, 192, 196, and then last 202, 202. So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 numbers. तो छोटे नंबर से तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, पहला और लास्ट का काटो, सेकंड और सेकंड लास्ट कट करो, थर्ड और थर्ड लास्ट कट करो, तो बीच में बचे 2 नंबर। बीच में कितने नंबर बचे? 2 नंबर। तो इन दोनों का जो मिडिल नंबर होगा वो आप निकाल लें। 185 प्लस 189 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट द आंसर 187। ओके, तो ये तरीका है आपका मिडिल नंबर, मीडियन मालूम करने का। ये छोटा डेटा होगा तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो। अगर डेटा बड़ा हो तो आपने मीडियन लोकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट दी मीडियन लोकेशन, मीडियन प्लेस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेपर में आता है तो इसकी डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट पेपर में करेंगे। अच्छा जी, नाउ बी पार्ट, अ बैग कंटेन 5 कैरेट्स, द मीन मास ऑफ द कैरेट इज 60 ग्राम। 5 कैरेट्स का जो एवरेज है वो है 60 ग्राम। अनदर कैरेट इज एडेड, अच्छा जी, 5 कैरेट से पहले अनदर कैरेट्स इज एडेड टू द बैग, द मीन मास ऑफ द 6 कैरेट इज 65। तो टोटल हो गया, मीन का फॉर्मूला होता है sum of data divided by total number of data. This is the formula of finding out the mean average. तो टोटल नंबर ऑफ डेटा अब 6 हो गए हैं और 6 का मीन जो है, 6 नंबर ऑफ डेटा का मीन जो है वो 65 ग्राम है। 6 कैरेट्स का जो मीन वेट है वो 65 ग्राम है, जबकि 5 का जो मीन वेट था, 5 का जो एवरेज था वो 60 था। तो जब 5 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 कैरेट्स का टोटल वेट मुझे पता चल जाएगा, सम ऑफ डेटा। और जो 6th कैरेट है जो हमें नहीं पता उसका वेट क्या है, वो हमने एक्स कंसिडर कर लिया। टोटल 6 कैरेट्स है, जिसमें से 5 कैरेट्स का वेट है 60, एवरेज 60 है, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 5 कैरेट्स का वेट आ जाएगा। और 6 का जो है हमें मालूम करना है, वो हमने एक्स कंसिडर कर लिया। नाउ 6 इज डिवाइडिंग ओवर हियर, इट विल बी मल्टीप्लाई 65 इंटू 6, 5 6 30, 300 प्लस एक्स। 65 इंटू 6 क्या होगा हमारे पास, 65 इंटू 6, 6 5 30, 6 is 36 प्लस 3 39, तो 390 माइनस 300, 300 इधर आके माइनस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। 390 माइनस 300 इज इक्वल टू 90। So the weight of 6th carat is 90. Now question number 11. Let me check कितना टाइम बचा है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा से समझना है तो फिर से देख लें। मीन एवरेज मीन्स सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। टोटल पहले 5 कैरेट्स थी, उनका एवरेज था 60, तो टोटल वेट हो जाएगा 5 इंटू 60, 300। एवरेज का मतलब होता है एक का 60 एवरेज आ रहा है, तो एक का 60 है वेट इसके करीब करीब, तो 5 का कितना होगा, 5 इंटू 60, इट विल बी 300। ठीक है, तो अगर एक और कैरेट ऐड किया तो मीन मास हो गया 6 कैरेट का 65। तो ये 6 फॉर्मूला है, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। 6 कैरेट्स हैं, ठीक है, उसकी मीन एवरेज है 65, मीन की जगह मीन एवरेज 65 और नंबर ऑफ डेटा 6 कैरेट, जिसमें से 5 कैरेट का वेट है 60 ग्राम एवरेज में। तो 5 इंटू 60, ये टोटल मास हो जाएगा 5 कैरेट्स का। 6 का क्या वेट है वो हमने मालूम करना है, उसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया, इसको सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर। नाउ हमारे पास है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये भी ऑलमोस्ट हर साल आती है, तकरीबन 60% चांस होता है इसके आने का। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि इक्वेशन अरेंज है या नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में, अगर आप इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो क्वेश्चन इज अरेंज, बोथ द इक्वेशंस आर अरेंज्ड, कि दोनों पहले x है फिर y है फिर कांस्टेंट है। सेकंड स्टेप में आपने चेक करना है कि इधर
कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y आर सेम और नॉट। तो हमने चेक किया x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 और 3 है, x का कोफिशिएंट 5 और 3 और y का कोफिशिएंट 2 और 4 है। तो इट मींस कि ना x का कोफिशिएंट सेम है ना ही y का कोफिशिएंट सेम है। तो हमने क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में इनके कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। तो पहला स्टेप होगा हमारा, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। तो आसान है, y का कोफिशिएंट क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 और 4 का 4, तो आपने सिंपल इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 4 बन जाए। इक्वेशन 2 को से कुछ भी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप भले 1 से कर लें। अच्छा, फिर से समझ लें, क्योंकि हम y को सेम बना रहे हैं तो y के नंबर है 2 और 4, y के कोफिशिएंट है 2 और 4। तो इनका जब मैं एलसीएम लूंगा तो कॉमन मल्टीपल इनका आएगा 4। इट मींस दोनों के कोफिशिएंट को 4 बनाना है। ये कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 4 है, सिर्फ इस 2 को 4 बनाना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 4 बने, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता किसी एक से मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2 5 10x, 2 2 4y और 2 16 32। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब आ जाते हैं हम कैंसिलेशन की तरफ। अब -4y प्लस 4y एलिमिनेट हो जाएंगे, -4y प्लस 4y एलिमिनेट हो जाएंगे। 10 प्लस 3 दोनों सेम साइन है, ऐड होगा 13x, 32 प्लस 7 ये हो जाएगा 39। x इज इक्वल्स टू 39, 13 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, डिवाइड हो जाएगा 13 1 से 13 3 सा। वैल्यू ऑफ x इज 3। नाउ you need to find the value of y as well। solve करना, solve means to find out the value of unknown। एक unknown की तो value find out कर ली हमने, अब दूसरे unknown की value find out करनी है। now you need to put the value of x in any one equation। put x is equals to 3 either in equation 1 or in equation 2। मैं in equation 2 में कर देता हूँ, आप equation 1 में कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। 3x plus 4y is equals to 7। 3x की जगह 3 plus 4y is equal to 7। 3 3s are 9 plus 4y is equal to 7। 4y 9 after changing its position become -9। y is equal to 9 minus 7 minus 2। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। 2 1s are 2 2s are, आंसर इज -1/2 और -0.5 और x की वैल्यू आई 3। 3 and -1/2 is the answer of question number 11। ओके, अच्छा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हर साल आता है, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन वेरिएशन का। y is inversely proportional to square of x। y is inversely proportional, so you need to put the variable in denominator। Square of x means this, it shows that y and x are inversely proportional। y and x square are inversely proportional। When you remove the sign of proportionality from equal sign, you need to put the constant k। This is the first step। This is the first step to make the equation in term of k। Now the second step is put the value of x and y and get the value of k। Put the value of x and y and get the value of k। This is the first step to find out the value of unknown। तो पहले आपने k find out करना है। k find out करने के लिए आपने वो वैल्यूज लेनी है जिसमें x और y दोनों पता हो। तो मुझे x और y ये आसान लग रहे हैं, मैं x और y की जगह 2 और 3 पुट कर दूंगा, तो I will get the value of k। Let's say now y will replace, this is x, this is y, y will replace by 3, x will replace by 2, x is having a square, so I put square over there। 3 2 square divide हो रहा है, it will be multiply is equal to k। 2 square means 4, 4 3s are 12, so the value of k is 12। Okay, this is the first part। Now after getting the value of k, what you need to do, they are asking to form an equation connecting x and y, not k। connecting x and y k नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, y k की जगह k की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है 12 अपॉन x स्क्वायर। So this is the answer, this is the equation which is having x and y। Okay, तो the first step is to find out the value of k। उसके बाद फिर जो भी अननोन मालूम करने का कहेगा इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब p मालूम करने के लिए x की जगह आपको p पुट करना पड़ेगा और y की जगह 48।
सो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपने x की जगह p और y की जगह 48 पुट करना, y की जगह 48, x की जगह p, स्क्वायर लगा दिया। अब आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग देम, 48 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 12, p स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 48। नाउ 12 एंड 48, 12 वन ज़ा 12 फोर ज़ा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। हमसे पी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने का नहीं कहा है, हमसे बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। द वैल्यू ऑफ पी इज 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। द वैल्यू ऑफ पी इज 1/2। और रूट जब भी हम इवेल्युएट करते हैं तो वी नीड टू पुट द प्लस माइनस साइन, सो द वैल्यू ऑफ पी इज प्लस माइनस 1/2। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में बना के अपलोड कर देता हूँ या सुबह तक अपलोड कर दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पेपर की तैयारी करें अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।